हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मुगलों की धार्मिक नीति। जितने भी मुगल सम्राट हुए थे उनके बारे में हम यहाँ वन बाय वन डिटेल से बात करेंगे कि उन्होंने धर्म को लेकर क्या नीति अपनाई थी, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए। तो क्योंकि मुगल इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और मुगल काल में केवल अकबर के काल में ही धार्मिक स्वतंत्रता मिली थी और औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति का परित्याग किया और गैर मुसलमानों के प्रति धर्मांधता की नीति अपनाई और जो मुगल काल के पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। और अकबर से पहले के मुगल शासकों की बात करें तो बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। उसने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की और सांगा को काफिर की संज्ञा दी। बाबर ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, वह हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, वह लोगों से जजिया कर वसूल किया और इस प्रकार बाबर ने अपने शासनकाल में इस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई। हुमायूं की धार्मिक बात करें तो हुमायूं सिया मत का अनुयायी था और हुमायूं ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। हुमायूं ने हिंदुओं से ना ही जजिया कर वसूला और ना ही मंदिर तुड़वाए, ना ही जबरन मुसलमान बनवाया हिंदुओं को और ना ही हिंदुओं पर अत्याचार किया। इसी कारण हुमायूं धार्मिक उदारवादी और सहिष्णुवादी कहा जाता है। और अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और उसने अपने शासनकाल में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1572 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1580 में दहशाला बंदोबस्त लागू किया और इस प्रकार अपने शासनकाल में धार्मिक उदारता अपनाई। और इसी कारण अकबर के शासनकाल में सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। जहांगीर की बात करें तो मुस्लिम उलेमाओं ने जहांगीर को सुझाव दिया कि अकबर की धार्मिक नीति का त्याग करें तथा हमारे विचारों का अनुसरण करें। जहांगीर ने अकबर की भांति हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होना शुरू किया और जहांगीर के सिखों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। और प्रोफेसर शर्मा ने लिखा है कि जहांगीर इस्लाम का रक्षक था और इसी कारण हिंदुओं के प्रति तो वह उदार रहा था लेकिन सिखों के प्रति उसके संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि उसके पुत्र के विद्रोह के कारण उसने सिख गुरु को भी दंडित किया था। और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने सिजदा तथा पायबोस प्रथा का त्याग किया था और मुगल सम्राट राजपूत राजाओं के राज्यारोहण के समय उपस्थित होते थे तथा टीका लगाने की स्वीकृति प्रदान करते थे। जब भी कोई राजपूत अपना पद ग्रहण करता तो उनके राज्यारोहण के समय मुगल सम्राट स्वयं उपस्थित होकर टीका लगाकर उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया लेकिन अंतिम 2 दशकों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर उसने अपने शासनकाल में धार्मिक उदारता अपनाई। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मानना है कि शाहजहां की नीति अकबर की धार्मिक नीति की अपेक्षा कम उदार थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करें तो यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म को राजधर्म घोषित किया। उसने इस्लाम विरोधी प्रथाओं को बंद करते हुए हिंदू विरोधी नीति अपनाई। औरंगजेब ने मुसलमानों को चुंगी कर से मुक्त किया पर हिंदुओं पर चुंगी कर जारी रखा। औरंगजेब ने अकबर की नीति का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया और इसी कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों के पतन के लिए उत्तरदायी मानी गई। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार बाबर तथा हुमायूं ने हिंदुओं के प्रति कोई नीति नहीं अपनाई थी और अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जो शाहजहां के काल तक चली तथा औरंगजेब के समय तक समाप्त हो गई थी और इसी कारण मुगल साम्राज्य भी पतन की ओर चला गया। मुगलों की दक्षिण नीति की बात करें तो बाबर व हुमायूं को दक्षिण भारत की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनमें शक्ति व समय का अभाव था और इसी कारण दक्षिण भारत की नीति में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था।
और बात करें अकबर की, तो संपूर्ण भारत का एक छत्र स्वामी बनने के कारण दक्षिण भारत की राजनीति में पूर्णतः हस्तक्षेप किया। और अकबर की दक्षिण नीति के बारे में हम बात करें तो उसने अपनी मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था और इसी कारण मालवा व गुजरात प्रदेश भी उसने जीत लिया था। उसकी सीमा खानदेश व अहमदनगर के राज्यों से लगने लगी, इसीलिए वह दक्षिण भारत को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर की जो नीति थी वह साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति थी और इसी नीति का अनुसरण करते हुए अकबर दक्षिण भारत की ओर गया, जहां 5 राज्यों से उसका संघर्ष हुआ। ये 5 राज्य पहले ही आपसी संघर्ष के कारण कमज़ोर हो चुके थे और इसी कारण इन 5 राज्यों को जीतना आसान हो गया था। पुर्तगाली साम्राज्य को समाप्त करना। पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाली अरब जाने वाले मुसलमानों से कर वसूल करते थे और इसी कारण अकबर ने इनकी शक्ति का दमन करने के लिए दक्षिण विजय की नीति अपनाई, क्योंकि अकबर इन पुर्तगालियों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली मुसलमानों से अरब जाने के लिए कर वसूल करते थे। और इसके अलावा सिया तथा सुन्नी का भेद, और क्योंकि अकबर सुन्नी मुसलमान था तथा दक्षिण भारत के जो राज्य थे वे सिया मुसलमान के राज्य थे, अतः इन दोनों मुसलमानों में भी आपसी मतभेद होता था। अतः वह दक्षिण राज्यों का प्रभाव समाप्त करना चाहता था और संपूर्ण भारत में सुन्नी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और बात करें अधूरी व अस्थायी दक्षिण विजय की, तो अकबर बीजापुर व गोलकुंडा शासकों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका था, क्योंकि यह नीति अहमदनगर के शासक के साथ मिलकर संगठित रूप से मुगलों से संघर्ष करने लगे थे। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई थी उसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वह था अहमदनगर का युद्ध। जहांगीर ने शासनकाल के दूसरे वर्ष अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। पहले अभियान के असफल हो जाने पर खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और खुर्रम ने अहमदनगर राज्य से संधि की शर्तों के मुताबिक मलिक अंबर ने जीते हुए प्रदेश मुगलों को लौटा दिए। मलिक अंबर ने मुगलों को कर देना स्वीकार किया और अहमदनगर पर मुगलों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी, जो आगे चलकर जहांगीर के बाद मुगल सम्राट बना था। और बात करें मुगलों के लिए यह नीति हानिकारक रही थी, क्योंकि मलिक अंबर ने 2 वर्ष बाद ही संधि को तोड़ दिया तथा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिससे मुगलों को जन धन की भीषण हानि हुई थी। और इसके साथ यह जो नीति थी दक्षिण नीति, इनके कारण मराठों का भी उत्थान हुआ था। दक्षिण राज्य व मुगलों के बीच संघर्ष के कारण मराठों को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिला और अप्रत्यक्ष रूप से मराठे मुगलों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले बन गए थे। और आगे चलकर हम बात करेंगे मुगल मराठा नीति नेक्स्ट वीडियो में। और अस्थायी विजय की बात करें तो जहांगीर की जो दक्षिण नीति थी मुगल साम्राज्य के लिए अस्थायी सिद्ध हुई। दोनों के लंबे संघर्ष के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। जहांगीर की मृत्यु के बाद दक्षिण राज्य पुनः स्वतंत्र हो गए थे और इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति कोई विशेष नीति नहीं बनी थी। शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो शाहजहां दक्षिण के राज्यों का फारस के साथ संबंध होने के कारण दक्षिण में शिया मुसलमानों का प्रभाव था और दक्षिण के सभी उच्च पदों पर विदेशी अमीरों की नियुक्तियां की गई। इन अमीरों का शाहजहां के साथ संबंध अच्छा नहीं था और इसी कारण शाहजहां ने दक्षिण अभियान संचालित किया, क्योंकि दक्षिण के राज्य फारस के साथ संबंध बनाए रखना चाहते थे और जबकि शाहजहां फारस के जो अमीर मुसलमान थे उनके विरोध में था। और इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों ने मुगल साम्राज्य के विद्रोही को भी शरण दी थी और इसी कारण शाहजहां उन्हें दंडित करना चाहता था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के जो विद्रोही थे वह दक्षिण में जाकर ही शरण प्राप्त करते थे। स्वयं शाहजहां ने भी जब पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था तब वह भी दक्षिण भारत में ही गया था और दक्षिण
दक्षिण का जो क्षेत्र है वह छापामार युद्ध पद्धति के लिए सहायक था। अतः मुगल साम्राज्य में इन पद्धतियों को तोड़ने के लिए दक्षिण अभियान की योजना बनाई। और इसके अलावा शाहजहाँ अपने पूर्वजों के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहता था। इसी कारण मुगल काल की प्रारंभ से ही दक्षिण राज्यों से शत्रुता थी। अतः शाहजहाँ ने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करना उचित समझा। शाहजहाँ ने साम्राज्य का विस्तार करना आवश्यक समझा और इस प्रकार दक्षिण भारत की नीति अपनाई। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति की बात करें तो औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था, जिसमें से 25 वर्ष तक वह उत्तर भारत में रहा और अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष वह दक्षिण भारत में गया। और दक्षिण भारत में जो दो महत्वपूर्ण राज्य थे, बीजापुर व गोलकुंडा, यहीं पर अपने 25 वर्ष बिताए थे। बीजापुर के लिए उसने 3 असफल प्रयास किए थे और 3 असफल प्रयास होने के बाद जो बीजापुर की विजय रही थी वह औरंगजेब ने जयसिंह को विशाल सेना देकर 1665 ईस्वी में बीजापुर की ओर भेजा था। और पहली बार और दूसरी बात करें तो 1676 ईस्वी में सूबेदार बहादुर खां को बीजापुर की ओर भेजा, लेकिन वह भी असफल रहा। 1679 ईस्वी में तीसरी बार दिलेर खां को भेजा, परंतु उसे भी असफलता मिली थी। और इस प्रकार बीजापुर की जो विजय अभियान था वह असफल हुआ। गोलकुंडा विजय की बात करें तो 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को गोलकुंडा अभियान के लिए भेजा। गोलकुंडा के सुल्तान अब्बुल हसन ने मुगलों के साथ संधि की तथा मुगल सम्राट को 1 करोड़ 20 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में भेंट किए। और इस प्रकार जो 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, बीजापुर व गोलकुंडा, यह अभियान पूर्ण किए गए। अब जो दक्षिण भारत में जो शक्ति उभर रही थी वह थी मराठा शक्ति। औरंगजेब ने मराठों के जो सरदार थे, मराठों के सरदार शिवाजी, उनके दमन के लिए शाइस्त खां को भेजा, परंतु शिवाजी वहां से भाग निकले। 1665 ईस्वी में जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि संपन्न की तथा 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले में उपस्थित हुए, जहां उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। शिवाजी बड़ी चतुराई से बंदीगृह से भाग निकले और इस प्रकार 1670 ईस्वी में मुगल मराठा संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार मुगल मराठा संघर्षों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये तो थी मुगलों की दक्षिण नीति, जिसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुगल मराठा संबंधों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।